हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अफरीज़ा क्लासेस में। आज हम लोग एडवर्ब के थर्ड पार्ट में हैं। तो कल कहाँ खत्म किया था, याद है? कल हमने खत्म किया था एडवर्ब ऑफ मैनर पे। बस थोड़ा सा उसमें रह गया था। काफी कुछ सीखा कल, जैसे व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। आज क्या करना है? आज एडवर्ब ऑफ मैनर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। इसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री को डिस्कस करेंगे। काफी कुछ चीजें और भी होंगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर के मुझे कीवर्ड्स बताने थे, लेकिन थोड़ा रिकॉल करने के लिए मैं कीवर्ड से पहले कुछ सेंटेंस बताता हूं और उसके बाद इसके कीवर्ड्स भी डिस्कस करेंगे। इज इट फाइन? चलिए, आज का पहला सेंटेंस, they left sadly before we arrived. Ramesh coughed loudly to get her attention. Third one, the students are listening attentively. One more sentence. Himesh plays the flute nicely. ओके, सो वी हैव 4 सेंटेंसेस। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सो दैट हमारा कल की कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो आपको पता है हमने क्या करना है। हमने हमेशा कोशिश करी है कि जब भी हम सीख रहे हैं हमें पूरे सेंटेंस को टुकड़ों में कर देना है, हमें उनका ब्रेक डाउन कर देना है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका दे प्रोनाउन है, ओके, वर्ब हो गई, पास्ट इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं। सैडली, भाई साहब ये सैडली किसके लिए आया है? मैंने क्या बोला? दे आर सैड? नहीं, मैंने उनके छोड़ने की बात की, उन्होंने दुख पूर्वक छोड़ा या डिसअपॉइंट होकर के छोड़ा, ठीक है? तो सीधी सी बात है, ये क्या है? ये एडवर्ब है। बिफोर क्या है? अब देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले की बातें अगर आपको याद हो, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, और आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है क्लॉज बनाने के लिए या सेंटेंस बनाने के लिए। लेकिन ऐसा बहुत बार भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की जरूरत ही ना हो, हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? पूरा मीनिंग सब्जेक्ट और वर्ब से ले सकते हैं। तो सीधी बात है भाई कि ये जो बिफोर है ये क्या बना यहाँ पे? ये बना कंजंक्शन। आप मेरे साथ जो भी सीखते जाएंगे ना, मैं पूरा जोड़ता हुआ चलता हूं, तो बीच बीच में अपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आपके लिए चीजें आसान होंगी। कम से कम पहचान तो जाओगे, लॉजिक भले पता ना हो, ठीक है? इसी तरीके से देखते हैं रमेश। रमेश नाउन है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, ओके। तो भैया ये लाउडली किसके लिए आया है? उसके खांसने के लिए आया ना। ये वो वाला खांसना नहीं है, बीमार हो गए, कोरोना हो गया, तो वो वाला खांसना नहीं है। यहाँ पे कहते नहीं तो मतलब आप अटेंशन लेते हो। जैसे मान लो आपसे कोई कहा यार तुम बड़े खूबसूरत हो, ऐसे करते हो, एक्ट करके बता रहा हूँ बट समझ में आई, हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये कफ करना होता है, मतलब यहाँ पे कफ करने का मतलब बीमारी वाला नहीं है। यहाँ पे कफ करने का मतलब है कि आप किसी चीज को लेकर शायद एक्साइटेड हो, या फिर आप किसी चीज को लेकर के थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो, या बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तब हम ऐसी चीजें करते हैं, ठीक है? देखो, ये बताना जरूरी है स्पेशली मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो इन चीजों को एक लिटरल मीनिंग पे ही लेके चलते हैं, जबकि मेरा काम है आपको डायमेंशंस पे लेके जाना। आगे देखते हैं, टू गेट हर अटेंशन। भैया देखो, ये पता है टू गेट क्या है? आपको याद हो तो मैंने आपको इंफिनिटिव पढ़ाया था। वैसे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि टू प्रेपोजिशन है, गेट एक वर्ब है,
ये भी बताया था मैंने, लेकिन मैंने आपको इन्फिनेटिव भी पढ़ाए थे, आपको कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए। उसके बाद हर लगा है एंड अटेंशन लगा है। आपको पता है मैंने कल भी ये बात बताई थी और मैंने परसों भी आपको ये बात बताई थी कि माई, आर क्या होता है, या हिज, हर, इट्स, ये सब क्या है, ये सब आपके एडजेक्टिव है। और कौन से एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वेरी गुड। अब देखिए बात अटेंशन की है, तो भैया एडजेक्टिव किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। ओके चलिए, वैसे एक बात बताता हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ION लगा है। ION एक सफिक्स का काम कर रहा है, और कभी भी आपको वर्ड के लास्ट में ION लिखा तो समझ जाइएगा कि वो एक नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जैसे प्रिपरेशन, ठीक है, डाइजेशन भी आप कहते हैं। अब आगे देखिए लिखा है द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाउन है, ये आपका आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, प्लूरल है तो वो अब हमने प्लूरल लगा दी। अब देखिए लिसनिंग, तो ये बात मुझे समझ आई कि ये जो आर है मैं इसको यहाँ पे मेन वर्ब कह सकता हूं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका मेन वर्ब, इसकी वजह से प्लूरल हुआ। अब एक्शन हुआ। अच्छा जी, तो ये जो बता अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब होता है ध्यान से या ध्यान पूर्वक। तो भैया जो ध्यान पूर्वक है वो स्टूडेंट है या सुनना है, आप कहेंगे सर सुनना है, ठीक है सर सुनना है, तो ये मेरा एडवर्ब बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, सैडली, लाउडली एंड अटेंटिवली, ये एक्शन किस तरीके से हुआ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ना। तो सीधी सी बात है भाई कि आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, हिमेश, हिमेश नाउन है, ठीक है सर, हिमेश एक लड़का है, ठीक है, लड़की हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपने सब्जेक्ट सिंगुलर करना है तो ये वर्ब हो गई, ठीक है सर। ये आर्टिकल है तो ये क्या हो गया सर, सीधी सी बात है नाउन हो जाएगा। अब नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा, भाई आपने मेन वर्ब लगाई है और एक्शन किसी के ऊपर कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आपको पता है ये आपका आर्टिकल है, लेकिन आपने बजाया क्या बताइए, फ्लूट बजाई ना, लेकिन किस तरीके से बजाई, बहुत ही अच्छे तरीके से बजाई, इसलिए यहाँ पे ये नाइसली भी क्या हो जाएगा सर, नाइसली भी आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो मैं जहां जहां पे आपको हाईलाइट कर रहा हूं आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि सैडली, लाउडली, अटेंटिवली एंड नाइसली। ओके, तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब के सब आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है। इज दैट अंडरस्टूड? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसे जल्दी से लिखिए, फिर आपको कुछ कीवर्ड्स बताता हूँ, फिर हम आगे की बात देखेंगे। लिखिए जल्दी से, फिर हम आगे की बातें करते हैं। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए इसके जल्दी से कीवर्ड डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी हमारे टाइप्स और बचे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी आ रहा होगा कि सर आप कहीं पे भी एडवर्ब अभी रख रहे हो, सर अभी मैंने आपको प्लेसमेंट नहीं सिखाई है। ओके, तो अभी आपको घबराना नहीं है, अभी हमारे और भी लेक्चर्स है, मैं आपको पूरा प्लेसमेंट समझाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा जो एडवर्ब के जहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। बट पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो हमें एडवर्ब का तरीका समझ में आ जाए। जब ये बात समझ आती है तो चीजें तो आसान हो जाती हैं सीखना। चलिए अब हम आगे की बात कर लें।
कीवर्ड्स जैसे हैप्पीली, सैडली, हैप्पीली, सैडली, और क्या हो सकता है बताइए। आप कह सकते हैं रिलक्टेंटली, मैडली, और बताओ क्या हो सकता है भाई। आप सैड होते हो, आप हैप्पी होते हो, रिलक्टेंट मतलब जिद्दी होता है। आप और चाहें तो आगे आ सकते हैं ब्यूटीफुली, ठीक है। ब्यूटीफुली के बाद और क्या हो सकता है सोचिए, सोलेमली, और बताइए ग्रीडली, है ना। और बताइए क्या हो सकता है, नाइसली और रूडली। अच्छा, आप कॉशन होते हो तो कॉशियसली, और बताइए जैसे आप बैड कहते हैं तो आप कह सकते हैं बैडली। आप देख रहे हैं। और एक चीज नोटिस करिए, ज्यादातर आपके एडजेक्टिव्स हैं हैप्पी, सैड, रिलक्टेंट, मैड, ब्यूटीफुल, सोलेम, ग्रीड, नाइस, रूडली। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि ये सारे के सारे मैंने आपके एडजेक्टिव से ही बनाए हैं, कहीं अलग से इनको लेकर के नहीं आया हूं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे कीवर्ड्स को ध्यान देना है क्या, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया हैप्पीली, सैडली, रिलक्टेंटली, ब्यूटीफुली, ग्रीडली, नाइसली, रूडली, कॉशियसली। और बाकी की चीजें क्या करनी है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको गूगल करना है, गूगल करने के बाद क्या करना है सर, सीधी सी बात आपको लिस्ट बनानी है और अपने नोट्स मेंटेन करने हैं। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, लिखने को मैं पूरा का पूरा बोर्ड लिख सकता हूँ, बट आपकी मेहनत भी थोड़ी सी जरूरी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको लिखिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट साइड में आते हैं प्लीज। हो गया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। इंग्लिश में या फिर अगर मैं ग्रामर के लेवल पे बात करूं तो आप इसको ऐसे समझिए कि किसी जगह पे आना जाना, किसी काम को करना, लेकिन कितनी बार करना, ये टाइम से थोड़ा सा अलग होता है। आप चाहें तो आप इसे टाइम भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मैं वहां रोज जाता हूँ, मैं वहां कभी कभी जाता हूँ, मैंने उसे 2 बार बोला है, हम उसे 25 बार मिले हैं, या फिर हम उसे अक्सर मिलते हैं, आज हम मिलेंगे, समझे, हम कल मिलेंगे, या फिर हम हफ्ते में 3 बार मिलते हैं। तो कभी कभी ये आपको, कभी कभी कह रहा हूं मैं, एडवर्ब ऑफ टाइम से कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बात हम यूजुअली करते हैं फ्रीक्वेंसी की। इसको एक और तरीके से कहा जा सकता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को एडवर्ब ऑफ नंबर भी बोला जाता है।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स दूंगा सो दैट इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके सामने काफी अच्छी हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस जो लिखे हैं, आप देखिए मैंने लिखा आई हैव टोल्ड हिम ट्वाइस, शिवानी यूजुअली कम्स हियर, रमेश हैज नॉट सीन वंस। अब आप इन चीजों को थोड़ा नोटिस करने की कोशिश करिएगा। ये हो गया आपका ट्वाइस, ठीक है, ये हो गया आपका यूजुअली, और यहाँ पे देखिए लिखा है वंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर आप कभी यहाँ पे एडवर्ब लास्ट में लगा देते हो, कभी बीच में लगा देते हो, और आपने पहले भी एडवर्ब लगाया। सर मैं ये कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी हमारे पास लेक्चर्स हैं, अपकमिंग लेक्चर्स में ये बातें भी समझाऊंगा, तो आपको घबराना नहीं है कि मैं कोई चीज छोड़ रहा हूँ। अगर आप मेरे सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूजुअली इसलिए नहीं बोलता क्योंकि नोट्स नहीं बनाते, आप नोट्स बनाते चलिए, आप बहुत बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज जो समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे आई हैव टोल्ड हिम ट्वाइस। आपको पता है कि जो आई है ये आपका प्रोनाउन है, इजंट इट, ठीक है सर। आई के साथ आपको पता है वर्ब आती है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। ये आपकी मेन वर्ब हो गई हैव के साथ, जो अब थर्ड फॉर्म आती है ये भी हमें पता है, और ये भी हमें पता है कि ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका प्रोनाउन है, सीधी सी बात है। यहाँ बोलने की बात करी गई है तो ये एक ऑब्जेक्टिव केस में भी चल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, ये जो टॉइस आया है, ठीक है, टॉइस आया है, ये टॉइस आपके किसके लिए है, टोल्ड के लिए है या आई के लिए है, तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। बोलने की बात पे हमने टॉइस को रखा है ना, किस पे रखा है, हमने बोलने की बात पे टॉइस को रखा है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पे जो टॉइस बना वो क्या बना सर, ये आपका टॉइस बन गया एडवर्ब, ओके। अब इसे और क्या नाम दे सकता हूं, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे देखिए, फिर लिखा है शिवानी, शिवानी यूजुअली कम्स हियर। यहाँ पे आप नोटिस करिए तो आपको दो एडवर्ब दिख रहे हैं, कौन कौन से। सबसे पहले तो शिवानी, शिवानी आपको पता है प्रोनाउन है, और शिवानी के लिए ये आपकी वर्ब लगी हुई है ना, तो शिवानी आपके लिए जो वर्ब लगी हुई है, तो यहाँ पे मैंने इसको वर्ब नाम दे दिया। अब भैया आती है यूजुअली मतलब अक्सर, आप जनरली भी कह दो तो कोई इशू नहीं है, तो आपने यूजुअली बोला, तो यूजुअली आया वो ऑफकोर्स इसके लिए आया, तो आपने क्या बोला, इसको सीधी सी बोला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और आप नोटिस करिए मैंने यहाँ पे हियर लगाया है, भाई आने की बात करी हियर की, तो मुझे पता चला कि ये प्लेस बताने का काम कर रहा है, और प्लेस बताने का काम करे तो क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। इस कॉन्सेप्ट को हमने कल काफी डिटेल में समझा था, तो आप कल का वीडियो जाके देख लीजिएगा। आगे आते हैं, रमेश, रमेश हैज नॉट सीन हिम वंस। फिर देखिए रमेश क्या है सॉरी, रमेश एक नाउन है, आप इसे सब्जेक्ट कह सकते हैं। हैज क्या है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है सर। नॉट लग गया, वैसे नॉट एक एडवर्ब होता है, ये कौन सा एडवर्ब होता है मैं आपको धीरे धीरे ये भी समझाऊंगा, डोंट वरी। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप देख लीजिए, भैया हैज नॉट सीन हिम, तो ये जो सीन है ना, ये इसके लिए आ गया, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, अच्छा जी। और ये वाली बात हिम पे क्या है, सीधी बात है, आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, और ये आपकी मेन वर्ब है। डोंट वरी, नॉट को आगे बताऊंगा, क्यों बताऊंगा उसका रीजन है, क्योंकि अभी कुछ चीजें आपको प्लेसमेंट के हिसाब से मुझे समझानी होगी, वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, सब्र रखो, ठीक है सर। तो यहाँ पे बात समझिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कोई चीज कितनी बार हुई, हिंदी में हम इसे बारंबारता बोलते हैं। मेरी बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं आप सबसे ये चीज कहना चाहता हूँ
कि देखिए व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, सीरियसली यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। इफ यू आर स्टडीइंग, स्टडी वंस, अब की बार आखिरी बार। ऐसा काम नहीं करना कि मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया छोड़ दूंगा, टिक कर लूंगा, क्रैश कोर्स देख लूंगा। नहीं सर, ये सब बकवास की बातें हैं। मैंने बहुत देखा है कि वो 2 घंटे में 10th सीख ले, 15 मिनट में एडवर्ब सीख ले। सर इट नेवर वर्क्स, इट नेवर वर्क्स, बिलीव मी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। वीडियो आप देख रहे हो, किसी को भी दिखा देना, आपको समय देना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा। अब नोटिस करिए, ये 3rd वीडियो है, मैंने 45 मिनट एवरेज अभी तक एडवर्ब पढ़ाया है। टोटल 7 लेक्चर आएंगे, आप 6 घंटे ही तो दे रहे हैं लगभग। लेकिन उस 6 घंटे को एक बार देने के बाद क्या दोबारा देने पड़ेंगे? नहीं। लेकिन वही आप आधे घंटे 1 घंटे के वीडियो में चले जाओ, कोई काम नहीं करता। इसलिए चीजों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। और सोचो यार, अगर मान लो आपको एक लेक्चर में 6 आवर्स भी लगते हैं, मतलब एक टॉपिक में, नॉट लेक्चर में, सॉरी, एक टॉपिक है, मान लो उसमें एवरेज 6 लेक्चर्स लग रहे हैं सर, और इंग्लिश ग्रामर में टोटल 15 चैप्टर्स पढ़ते हैं, सब कुछ मिला दो 15-16, मैं एवरेज मान लेता हूँ 15 है, तो भी 90 आवर्स होते हैं ना, 100 आवर्स हो गए। दिन के 3 घंटे भी देते तो 3 महीने में इंग्लिश आपकी लाजवाब हो जाएगी। उसके बाद जिंदगी भर नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको अपना पूरा माहौल मिल जाएगा। इसलिए चीजों को डिटेल में सीखते जाओ, हड़बड़ाओ मत, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखो, नोट्स बनाते जाओ। एक काम करिए, आप इसको लिखिए, फिर मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं से कीवर्ड्स भी बताऊंगा, प्लीज। जल्दी से लिखिए, फिर कुछ और सेंटेंस देखते हैं हम लोग। हो गया? चलिए, let's discuss few more sentences.
You have 3 sentences. Now let's discuss. देखिए सर, आपके सामने जो मैंने सेंटेंस लिखे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें कुछ बातें पुरानी भी रिकॉल कराऊंगा। तो जैसा मैंने लिखा है, पुनीत एंड प्रिया रेयरली गो टू द सिनेमा इन द समर। ओके, सो आपको पता है कि पुनीत एक नाउन है और प्रिया एक नाउन है, और मैंने आपको सिखाया है दो वर्ड्स को या सेंटेंस या क्लॉज को जोड़ने का जो काम करता है वो क्या करता है, वो आपका कंजंक्शन करता है। भाई पहचानना सीखो, जितना ज्यादा पहचानो। मैं बार बार ये चीजें करता हूँ, आप अगर ध्यान दें मेरे जितने भी वीडियोस अभी तक आए हैं मैंने सब में कनेक्टिविटी से पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि आओ रूल नंबर 1 लिखो, रूल नंबर 2 लिखो, नहीं सर, ये मुझे नहीं आता। मैं चीजें पढ़ाऊंगा, बहुत सॉलिड पढ़ाऊंगा। सो पुनीत एंड प्रिया रेयरली, भैया अब देखो रेयरली लगा है, मुझे अभी नहीं पता रेयरली क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये वर्ब है, ये टू द लगा है। अभी आप एक बात आप समझिएगा, अगर टू की बात कर रहा हूं, टू एक प्रपोजिशन है। सेंटेंस को देखने का नजरिया देखो कैसे बदलता है। वैसे आप एक एवरेज स्टूडेंट अगर हो, वैसे आप नहीं हो, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो टू है ये प्रपोजिशन है, आपने बचपन से पढ़ा है, लेकिन आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए ये टू किस लिए लगा है। अब बात आई है, थोड़ा सा पढ़िए, द सिनेमा इन द समर, कहानी को देखो, द सिनेमा लिखा है, ओके, लेकिन ये जो सिनेमा लगा सर, क्या ये प्लेस बताने का काम कर रहा है? देखो, क्या एक प्लेस बताने का काम कर रहा है? तो मुझे एक बात समझ आती है ना कि भैया टू आपका एक प्रपोजिशन है, ये बात तो सही है, लेकिन ये जो प्रपोजिशन है ये किसी या तो डायरेक्शन को बताएगा कि मैं इधर चला गया, या मैं इधर आ गया, या मैं पीछे आ गया, या तो डायरेक्शन बताएगा, और या तो किसी गंतव्य को बताएगा, मतलब किसी जगह पे हमको जाना है उस प्लेस को बताएगा, इसीलिए तो प्रपोजिशन लगता है। यहीं पे बात खाता है हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, क्योंकि उसने चीजें रटी होती हैं और एक बार ये दिमाग में बैठ गए कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, अब मैंने कल एक बात बताई थी, ये पूरा टू द सिनेमा को ले लो तो एडवर्ब ऑफ फ्रेज ऑफ प्लेस बन जाएगा कि नहीं? एडवर्ब ऑफ फ्रेज ऑफ प्लेस बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। अब इसी तरीके से आप यहां देखिए, मैंने बोला इन द समर, फिर देखिएगा इन प्रपोजिशन है, आपको पता है, द क्या है, द आर्टिकल है और समर नाउन है। अगर तीनों को अलग अलग देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको प्रपोजिशन बोल दूंगा, इसको आर्टिकल बोल दूंगा और इसको नाउन बोल दूंगा, और हम ऐसे बच के निकल सकते हैं। क्यों, क्या जाता है, गलत तो है नहीं। लेकिन सर अगर आप नोटिस करिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको व्हेन का आंसर दे रहा है, द सिनेमा आपको वेयर का आंसर दे रहा है। तो आप नोटिस करिए ना, कल भी ये बात पढ़ाई थी, आज भी पढ़ा रहा हूं। तो क्या मैं इसको पूरा का पूरा एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम कह सकता हूं कि नहीं? कह सकता हूं ना, एडवर्बियल फ्रेज कह सकता हूं कि नहीं? कह सकता हूं ना, क्योंकि व्हेन का आंसर दे रहा है। ठीक है, आप एडवर्बियल फ्रेज बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेज ऑफ टाइम बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। आप नहीं बोल सकते तो ना भी बोलिए, चलेगा, लेकिन नजरिया है। आप जिस लेवल पे भी सही हो कि आप कहते हो कि भैया ये दो नाउन है, कंजंक्शन से जुड़ गया, ये मेरा एडवर्ब हो जाएगा, ये मेरा वर्ब हो जाएगा, ये प्रपोजिशन, ये आर्टिकल, ये नाउन, फिर प्रपोजिशन, फिर आर्टिकल, फिर नाउन, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब करते हैं। आप स्मार्ट कैसे हो, इस तरीके से हो। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ क्वेश्चन का नजरिया कैसे होता है। अब एक बात और, क्यों मैंने बताया, देखो आप एनडीए दे रहे हो, आप एसएससी दोगे, आप बैंक दोगे, आप भविष्य में कोई ना कोई एग्जाम दोगे, हो सकता है आप कैट में बैठो या आप टिस एग्जाम दो। आप एक चीज देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है, पैराजोम्बल्स आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, वहां पे भी वही बात चलती है, हम वही बात नहीं कि हम रट लेंगे, हम ये कर लेंगे, नहीं सर। जैसे जैसे आपको ये तरीके पता चलते हैं ना, आपका क्वेश्चन को देखने का, पैराग्राफ को देखने का, बुक्स को पढ़ने का नजरिया अलग होता है। क्यों? क्योंकि आपके सामने थॉट्स की क्लैरिटी होती है, रट नहीं रहे होते हो। बात याद रखना, बहुत डीप में बता दिया है। अब यहां देखिए,
मनीष नाउन है, पता है। ऑफन कम्स लेट, भैया कोई दिक्कत है नहीं, क्यों, ये तो क्या है और ये क्या है, आप नोटिस करिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब है, ऑफन आपका एडवर्ब है, ये भी बात सही है, और लेट भी आपका एडवर्ब है। मनीष ऑफन कम्स, अक्सर आता है, लेट आता है। आप नोटिस करिए, तो ये जो लेट है ये आपका टाइम बताने का काम कर रहा है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी बताने का काम कर रहा है। भाई यही तो मेरा काम है, मैं ऐसे टुकड़ों में थोड़ा बता के चला जाऊंगा कि नहीं बेटा वो फ्रीक्वेंसी ऐसी, बस फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल देखो, नहीं, पूरी चीज तो एक असली स्टूडेंट वही है जो पूरे सेंटेंस को जानता हो कैसा लिखा है, और असली टीचर भी वही है जो आपको पूरी बात समझा दे। टुकड़ों में समझाना तो कोई वो नहीं है भाई, सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो, ये बात याद रखो, और पढ़ना एक बार होता है, बार बार नहीं। आगे देखते हैं, मोहिनी नाउन है, सब्जेक्ट है, ऑलवेज, गो देयर, विद हर, फैमिली। फिर देखिए क्या सही लगा है, आप नोटिस करें तो सही नहीं लगा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मोहिनी सिंगुलर है, इसलिए यहां पे गोज करेंगे। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब ये आपको पता है एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है सर, फ्रीक्वेंसी है। अब नोटिस करिए देयर, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हियर से एक एग्जांपल बताया था, तो आपको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी बताने का काम कर रहा है, और देयर क्या बताने का काम कर रहा है, प्लेस। तो मतलब यहाँ पे जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बनने का काम करेगा, ये बात मैंने आपको कल सिखाई थी। और यहाँ पे विद हर फैमिली, तो पता है भैया विद आपका प्रेपोजिशन है, फैमिली आपकी नाउन है, और हर क्या है, हर आपका एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो आपने देखा कितनी डिटेलिंग होती है चीजों में, बस ऐसे ही तो सीखना होता है। एक बार सीख जाओ, वीडियो को बार बार देखो, कुछ लोगों के दिमाग में बस ऐसे बार सिखाओ, दोबारा बताओ, अरे क्यों बताओ, इंटरनेट आपके पास है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, बस इस तरह से सीखिए। चलिए लिखिए, फिर उसके बाद आपको इसे कीवर्ड्स बताता हूं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। जल्दी लिखिए। हो गया, चलो आगे की बातें करते हैं, फिर कीवर्ड्स देखते हैं जल्दी से। असली मजा तो कल से आएगा।
आपके सामने मैंने कुछ कीवर्ड्स रखे हैं, आपको बाकी ये कीवर्ड्स आप खुद सर्च करिएगा। मैंने आपको एक आइडिया दिया, कुछ नहीं करना, बस गूगल करना और लिख देना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यू हैव सम कीवर्ड्स लाइक ऑलवेज, डेली, यूजुअली, रेयरली, वीकली, मंथली, ईयरली, पीरियडिकली, बेयरली, ऑकेजनली। आप इस तरीके से और भी सोचिए क्या हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, इनको लिखिए जल्दी से। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप में आते हैं, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। प्लीज चलिए अब बात करते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री की। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बोला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। एडवर्ब ऑफ डिग्री एग्जांपल्स, सर्वेश is very strong. Yogita is quite right. I really don't care. बहुत ही आसान सेंटेंस लिखे हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक बात नोटिस करी अभी तक, मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूं वो बहुत ही बिहेवियर वे पे बता रहा हूं, फंक्शनल लेवल पे बता रहा हूं। क्यों, आपने सोचा है? उसका रीजन इतना है क्योंकि कोई भी चीज अगर हमको इस तरीके से समझ आ जाए, हमारे डेली लाइफ में वो कैसे काम करती है वो हमको कभी नहीं भूलती। चाहे पॉलिटी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, अगर आपको ये दिखने लगता है चारों तरफ चीजें कैसे काम कर रही हैं, वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं बोलती। इसलिए आपको इतने बिहेवियर वे पे मैं चीजें बता रहा हूँ। एग्जाम्पल्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। सर्वेश इज स्ट्रॉन्ग, ये बात अगर देखी जाए तो मैं इस वेरी को हटा देता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं सर्वेश इज स्ट्रॉन्ग। सर कोई दिक्कत है क्या इस सेंटेंस को कहने पे? आपको बात पता है, देखिएगा, ये एक नाउन है, वर्ब है। अब एक बात बताइए, ये जो स्ट्रॉन्ग आया या इज के लिए आया या सर्वेश के लिए आया? तो आपको तुरंत ये बात पता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग है ये सर्वेश के लिए आया, इजंट इट? सर जी, जब ये स्ट्रॉन्ग सर्वेश के लिए आया तो हमें ये बात भी पता है कि ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ये तो हमें पता ही है ना। तो फिर हमने वेरी क्यों लगाया? जैसे मैंने यहाँ पे वेरी ऐड कर रहा हूं, क्या वेरी लगाने से कुछ होगा? आपको कल की एक बात याद दिलाता हूं, मैंने आपसे बात बोली थी, अगर स्पेलिंग में डिफरेंस है तो मीनिंग में डिफरेंस होगा। दूसरी बात ये भी मैंने बोली थी कि अगर एक सेंटेंस में कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड या नया वर्ड आ रहा है तो सेंटेंस के रियल मीनिंग में कुछ ना कुछ तो ऐड करेगा, या कम करेगा या ज्यादा करेगा, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। तो अगर इस सेंटेंस में मैं वेरी को यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब वेरी लगने से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा। सर यही एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इंटेंसिटी, जोर देना किसी चीज पे। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वो एक अलग मुद्दा है, बात समझ आएगी? कुछ लोग कह रहे थे सर वो तो पॉजिटिव हो गया, वो तो नेगेटिव हो गया। अरे भैया गोली मारो, पहले ये देखो बात किस तरीके से आपके सामने रखी गई। ओके, अगला सेंटेंस देखो, योगिता हेल्पिंग वर्ब, योगिता नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइट। मैं योगिता इज राइट कह सकता हूं ना, कहते हैं यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, क्या दिक्कत है? तो यहां पे भी वही बात आ गई कि ये वाला पार्ट जो बना ये मेरा एडजेक्टिव बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये क्वाइट भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा, जैसे वेरी कर रहा था। अगले सेंटेंस को भी देखते हैं, आई
प्रोनाउन है, डोंट या डू नॉट कह दो तो आपको पता है भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब, नॉट में आपको पता है जो एडवर्ब होता है। और केयर मतलब परवाह करना, तो यहाँ पे केयर क्या है बताओ, वर्ब है, सीधी सी बात आपको पता है। तो भैया ये फिर रियली क्या है, फिर वही वाली बात आ गई। मैं ये भी तो कह सकता हूँ आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर क्यों बोला, समझ आ रहा है? आपने नोटिस नहीं किया शायद, आप नोटिस करें तो जैसे ही ये वर्ड्स ऐड हुए मेरे कहने का, मेरा बोलने का तरीका बदलेगा। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, पिच अलग अलग है ना। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कभी ऐसे बोलते हैं यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर क्वाइट राइट, ऐसे तो नहीं बोलते हम लोग, बोलते हैं क्या? नहीं। कैसे बोलते हैं? यू आर क्वाइट राइट, यू आर क्वाइट रॉन्ग। कभी कोई ऐसे बोलता है यू आर क्वाइट राइट, रोबोट तो नहीं है, एक्सप्रेशंस है। तो क्यों बोला इसको भी जानो। देखो भाई, जब बात करी एडवर्ब्स की, ये बात चलो एडवर्ब को गोली मारो, इस बात को समझो। हमारे बोलने के तरीके से ही तो सामने वाला कहता है ना यार तुम्हारा मूड सही नहीं लग रहा, यार वो सही से बात नहीं करता, यार बड़ा अजीब नेचर है उसका। क्या किसी के शांत बैठने से कोई फर्क पड़ेगा? सोचो, कोई मौन व्रत रखता है उसी की कोई बुराई करेगा या अच्छा ही करेगा? नहीं करेगा। मतलब यही है ना कि अगर वर्ड गया, ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये आदमी के बोलने का तरीका ही बदल देता है। ठीक है, अभी तक एक्शन का तरीका था, यहाँ पे किसी चीज को करने का, बोलने का तरीका बदल जाता है। आप अपनी देसी लैंग्वेज में से पॉजिटिव नेगेटिव बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आती है, वो ये यहाँ पे ये जो वेरी है ये इस स्ट्रॉन्ग में जोर देने का काम कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, इसको मैंने बोला एडवर्ब। और एडवर्ब कौन सा सर? एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसी तरीके से जब मैंने बोला योगिता इज क्वाइट राइट, तो ये जो क्वाइट है क्या है, ये जो क्वाइट है, तो मैंने बोला योगिता इज क्वाइट राइट, तो मतलब ये भी मेरा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एंड द सेम वे आई रियली डोंट केयर, ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, घबराओ मत, और भी सेंटेंस दूंगा, पहले इसको लिखो। हो गया आपका? चलिए अब हम लोग आगे की बातें करते हैं, कुछ और सेंटेंसेस के देखते हैं जल्दी से।
देखो भाई, एक बात बताता हूँ, होता क्या है, एक समस्या है कि जैसे जैसे हम वर्ड्स लिखते हैं ना, तो स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो एक गलती करते हैं, वो पूरी बात हिंदी में भी नहीं कहते किसी से, और इंग्लिश में तो सवाल ही नहीं उठता। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ये बातें सीखनी है बहुत ध्यान से, क्योंकि अब जो बातें बताऊंगा वो भी इंपॉर्टेंस रखती हैं। आपको सारी बातें पता है कि ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, कंप्लीटली आपका एडवर्ब है, देख के पहचान ही गए होगे। एग्जॉस्टेड क्या है, एग्जॉस्टेड आपका वर्ब है। फ्रॉम क्या है, प्रपोजिशन है। और ट्रिप कहाँ है, ट्रिप क्या है, सीधी बात है, आप कहना चाहो तो भैया ये आर्टिकल है, और ये आपका क्या है, क्या है, नाउन है। बाकी की बातें देखो, आप तुम चाहो तो इसको भी क्रॉस करके एडवर्ब बना सकते हो, वो सारी बातें मैं सिखा चुका हूँ। सेम यहाँ पे आप देखिए, प्रोनाउन है, वर्ब है, हार्डली क्या है पता नहीं, लेकिन ध्यान दे तो ये भी आपका एडवर्ब भी बन जाएगा। ओके, रेडी आपका वर्ब बनेगा, ठीक है, सॉरी ये आपका नाउन बन जाएगा। फॉर प्रपोजिशन है, और आगे की बातें भी मैंने आपको बताई है, ठीक है, फॉर द मैच। अब एक बात आप नोटिस करिए, अगर मैं लिख दूं वी वर एग्जॉस्टेड, तो इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि हम थके हुए थे, बस खत्म बात, हम थके हुए थे यार इसलिए। अब कोई कह रहा है यार हम पूरी तरीके से थके हुए थे, इसका मतलब कुछ तो फर्क है। कह रहा है यार मैं थका हुआ हूं, तो इस थके हुए को क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पूरी तरीके से थका हुआ हूं? फर्क है ना सर, बोलने में फर्क आ जाता है। तुरंत बोल, हिंदी में बोलोगे यार पूरी तरीके से थक गया हूँ, यार थका हूँ थोड़ी देर में, कुछ ऐसी बात करते हो, ये फर्क है। दूसरा फर्क यहाँ पे देखो, आई वॉज हार्डली रेडी। आप अगर यहाँ पे हार्डली की जगह नॉट लगा दीजिए। सर आप बताइए हार्डली और नॉट क्या सेम मीनिंग देंगे? सही देंगे। मैं तैयार नहीं था मैच के लिए, मैं शायद ही तैयार था मैच के लिए, मतलब मैं तैयार तो था लेकिन बहुत कम तैयार था मैच के लिए। फर्क एडवर्ब ने कैसे क्रिएट किया आपने देख लिया। सर दिस इज हाउ एडवर्ब वर्क्स। एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री कैसे काम करता है, ये तरीके होते हैं इसके। आज मैं टाइप डिस्कस किए हैं, कीवर्ड्स को मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी छोड़ा था। जब हम कल आएंगे तो कल 2-3 एग्जाम्पल और देंगे और कीवर्ड्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप क्या करिए, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए, जल्दी से देखिए, फिर हम लोग आज की वोकैबुलरी करते हैं प्लीज। हो गया, चलो। तो हम लोग अब आज की वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं, और काफी मजा आएगी वोकैबुलरी को भी डिस्कस करने में, काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स होंगे आपके। बाकी की चीजें कल, और भाई नोट्स बना के जाओ, ठीक है, टाइम दे रहा हूं इसीलिए दे रहा हूं कि नोट्स बनाओ। चलिए, सो आज का the first word of today, reticent. reticent मीन्स होता है कम बोलने वाला, ठीक है। reticent मतलब कौन होता है, कम बोलने वाला, he is a reticent, ठीक है। तो मतलब वो एक reticent है, वो एक कम बोलने वाला इंसान है, ठीक है सर। अब इसमें चीजें देखते हैं, रेटिसेंट में आपके सिनोनिम्स को। एक तो हो गया आपका रिजर्व, दूसरा हो गया आपका विड्रॉन, और एक हो गया आपका रिस्ट्रेंट, ठीक है। अच्छा, रिजर्व्ड को कई जगह पे यूज किया जाता है, जैसे बोला जाता है माई सीट इज रिजर्व। तो जैसे मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, तो आपकी सीट रिजर्व होती है, आप रिजर्वेशन कराते हो, ठीक है सर। रिजर्व कोटा भी होता है, जैसे जिन्हें रिजर्वेशन मिलता है तो उनके लिए भी बोला जाता है, आप यूज करते हो। एक रिजर्व और होता है जो इंसानों के लिए लगता है, जैसे कई लोग होते हैं घर में जो कम बोलते हैं,
ऐसा नहीं वो बोलते नहीं है या उनको पता नहीं है या वो शर्माते हैं, दे आर नॉट शाय, वो सबसे बोलते नहीं है, मतलब उनका नेचर है, वो कम बोलते हैं, उनको अपनी उनकी कुछ खास मेजोरिटी होती है, रिजर्व नेचर के होते हैं, उनसे बिचिंग नहीं होती है, वो आराम से बैठते हैं अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो ऐसे लोगों के हम लोग रिजर्व यूज करते हैं। इधर सेम है, हम लोग विड्रॉन यूज करते हैं, कम बोलने वाला, ठीक है। विड्रॉन को कभी कभी कम काम करने वाले में भी यूज कर लिया जाता है, और रिस्ट्रेन मतलब भी यही होता है जो कम बोलता हो, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके वर्ड, देख लीजिए रेटिसेंट। अगला वर्ड है, अगला वर्ड है आपका गैल्वनाइज। गैल्वनाइज मतलब होता है प्रेरित करना। प्रेरित करना कैसे, समझना बात को। एक तो प्रेरित करना होता है किसी अच्छे काम के लिए, तो अगर आप चाहें तो आप इसके सिनोनिम को भी बोल सकते हैं, और ये बात आप सबको पता होगा, जिसे हम बोल देते हैं इंस्पायर, कहते हैं ना इंस्पायर। तो गैल्वनाइज को कभी कभी भी बोल देते हो इंस्पायर। गैल्वनाइज कभी कभी गलत काम करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे मान लो आपने नौजवान लड़के 15-16 साल के बच्चों को आतंकवादी बनाने पे कर दिया, तो उस सेंस में भी हम गैल्वनाइज वर्ड यूज करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा हैवी वर्ड होता है। यहीं से एक वर्ड बनता है आपका एनिमेट, और एक बनता है आपका वाइटलाइज, फिर वो आपका इनसाइट। ध्यान से समझना इन सारे वर्ड्स को, एक बार तुम भी याद हो जाएंगे। एनिमेट कहाँ पे यूज किया जाता है, देखिए सर, एनिमेट को हम यूज करते हैं यूजुअली, जैसे मान लो मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, अब मेरी एक फोटो है, अब इसमें कुछ एक्सप्रेशंस डाले गए, एल्गोरिदम यूज करी गई, या सॉफ्टवेयर यूज किए गए, मेरे बाल थोड़े बड़े और कर दिए, मूछें बड़ी बड़ी कर दी, और मुझे कार्टून का रूप दे दिया गया, तो किसी को एक कॉमिक वे में ले आना, उसके लिए भी हम लोग एनिमेट वर्ड यूज करते हैं। जो आप लोग कार्टून देखते हो ना, तो उनको भी एनिमेशन बोला जाता है, ठीक है। तो एनिमेशन से ही आपका एनिमेट बनता है। फिर होता है इस तरीके से वाइटलाइज। वाइटलाइज का मतलब जैसे आपने रिवाइटल सुना होगा, तो उसी से याद कर लो वाइटलाइज। तो इसका मतलब ये होता है किसी को एनर्जी देना, प्रेरित करना, ठीक है, एनर्जी दे देना, पुश कर देना, उसके लिए यूज किया जाता है वाइटलाइज को। इन द सेम वे आपका इंसाइट होता है। मंत्र वगैरह पढ़ने में भी इंसाइट को यूज करते हैं, शब्दावली लेने में भी आप इंसाइट को यूज करते हैं। आप कुछ लोग कहेंगे सर हमने डिक्शनरी में सर्च किया था, मैं नहीं मिला। मैं आपको बताता हूँ भाई, आपको जो डिक्शनरी में होता है वो लिमिटेड वर्ड्स दिए जाते हैं, पहली चीज तो ये, या बहुत ही जनरल वर्ड्स दिए जाते हैं। आप रीडिंग की हैबिट बनाइए, आप अच्छा कंटेंट पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, तो आप देखेंगे कि काफी बड़े लेवल पे जो आपने जाना है वो सही नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब आपको अपने खुद के डायमेंशंस बढ़ाने पड़ेंगे। एक वर्ड को काफी तरीके से यूज किया जाता है, ओके। इस बात को मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो सारे देखिए, मैंने आपको बहुत सारी बातें समय समय में बताई हैं। अगर मैं वापस से बनाने बैठा तो 1 घंटे उसी में लग जाएंगे, ठीक है। बाकी मैंने एक सेशन वोकैबुलरी में भी आपको पूरा सेशन दिया ही था, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला वर्ड यूज करते हैं, प्रिकली। प्रिकली मतलब होता है समस्यात्मक। क्या होता है, प्रिकली मतलब होता है समस्यात्मक, मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी चीज जो समस्या कर रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो परेशानी बढ़ा रही है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिकली, ओके। जब हमने प्रिकली की बात करी तो भैया समस्यात्मक है कोई चीज, और तो इसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव। कुछ लोग एडवाइस सोच करके इसको एडवर्ब बना सकते हैं, सर कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस के हिसाब से चीजें हो भी सकती हैं। सिनोनिम्स की बात करी जाए, सिनोनिम्स में जैसे एक तो हो गया आपका सेंसिटिव, इसके बाद हो गया आपका प्रॉब्लमैटिक, इसके बाद हो गया आपका डिफिकल्ट, और एक और हो गया आपका हार्ड। तो ये सर आपके वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब इनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए सर, जैसे मैंने बोला सेंसिटिव, सेंसिटिव कहाँ यूज किया जाता है। सेंसिटिव को देखिए कई बार तो स्टेटमेंट्स में यूज किया जाता है। मान लीजिए कि ऐसा बोल दिया जाए कि हिंदू टेररिस्ट बन रहे हैं या मुसलमानी टेररिस्ट हो रहे हैं, इट्स अ सेंसिटिव स्टेटमेंट। तो मतलब क्या है, आप इसको समस्यात्मक कह सकते हैं ना, कि भैया आपने ऐसी बात कैसे बोल दी, बहुत मतलब छोटी सी चीज को कैसे बोल दी। मेरी बात को अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आते हैं,
चलो मान लो आप मुझे आकर के उटपटांग बोलो, मैं बहुत सेंसिटिव आदमी, मुझे तुरंत गुस्सा आ गया, तो मतलब मैं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता हूँ, तो इसके लिए भी सेंसिटिव यूज किया जाता है। अच्छा एक बात और, सिनोनिम का मतलब हू बहू नहीं होता है, मिलता जुलता मीनिंग होता है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि कह देते हैं अरे सर वही तो नहीं होता भाई, मिलता जुलता होता है। चलिए इसके बाद आता है आपका प्रॉब्लमैटिक। अब ये प्रॉब्लमैटिक क्या बोला है भाई, सीधी सी बात है भाई, तो समस्या दे, प्रॉब्लम मतलब समस्या, प्रॉब्लमैटिक मतलब समस्यात्मक। फिर आया डिफिकल्ट, कुछ लोग कहेंगे डिफिकल्ट मतलब तो मुश्किल होता है, और समस्या से कैसे हो सकता है, मैंने कब कहा समस्या से, मैं कह रहा हूँ ना मिलता जुलता। भैया कोई चीज डिफिकल्ट है तो मतलब वो आपके लिए समस्या है ना, ये तो आप उसे इजी कह देते हैं, इजंट इट। तो डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट मतलब किसी काम को जो काम जो चीज मुश्किल हो आप उसके लिए डिफिकल्ट यूज कर सकते हो। इन द सेम वे हार्ड, अब देखो जैसे मान लो इसको इमेजिन कर लो ये पत्थर है, तो ये हार्ड होगा, तो वैसा तो नहीं तो वैसे मुक्का मारोगे टूट जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। तो ये भी तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक इसका सिनोनिम बनने का काम कर देगा। इसे जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग कुछ और वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड, प्रैग्मेटिक। देखिए प्रैग्मेटिक मतलब होता है तथ्यात्मक। अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, तथ्यात्मक। चलो एक बात तो ये होगा कि प्रैग्मेटिक का मतलब होता है तथ्यात्मक। लेकिन सर प्रैग्मेटिक को एक सेंस में और यूज किया जाता है, एक ऐसा पर्सन जो इमोशनल नहीं होता, एक ऐसा पर्सन जो फैक्ट्स में बात करता है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो ही इज अ प्रैग्मेटिक पर्सन, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हो कि एक एडजेक्टिव है। तो बात समझ आ गई, ये हो गया प्रैग्मेटिक। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम में क्या क्या हो जाएगा सर, सिनोनिम में हो जाएगा आपका एक तो रैशनल, क्या हो जाएगा, सिनोनिम में हो जाएगा आपका रैशनल। रैशनल कौन होता है, जो कि सारे पहलुओं पे नजर रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि रैशनल व्यक्ति वो हो जाता है जो कमियां निकालता है, नहीं सर, रैशनल वो होता है जो किसी एक चीज के सारे पहलुओं को, डायमेंशंस को देखता है, नजर रखता है। या आप उसे कह सकते हो कि हर चीज पे रिसर्च करता है, सही क्या है, गलत क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, उन सबको देखता है, उसके लिए हम लोग रैशनल। वैसे तो इसका मतलब भी तथ्यात्मक होता है, रैशनल का सिनोनिम होता है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है, बहुत ज्यादा कह दो आपकी गरीबी बढ़ रही है या बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है। तो कुछ रैशनल स्टेप्स लोग कुछ बोलते हैं उसको, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इम्पिरिकल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो लोग इसको ऐसे यूज करते हैं। और एक होता है आपका हार्ड headed. Is that understood? तो this is how we use pragmatic. Pragmatic मतलब होता है तथ्यात्मक, synonym rational, practical, empirical, hard headed. याद रखिएगा इस तरीके से मीनिंग्स यूज किया जाता है। लिखिए इसको जल्दी से, हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं वोकैबुलरी में ज्यादा नहीं रुकता क्योंकि मेरा ये रहता है कि 10-15 मिनट वोकैबुलरी होनी है, तो हम लोग चीजों को जल्दी सीख लें। चलिए एक और लास्ट वर्ड है आज का, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लेक्स सुना है, कॉन्फ्लेक्स से जोड़ दो आपका कॉन्फ्लिक्ट, मीनिंग अलग अलग होता है, मैं बता रहा हूं। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है आपका मिलाना। मिलाना कैसे, जैसे मान लो किसी अगले पर्सन को अपनी पार्टी में मिला लिया तो कॉन्फ्लिक्ट यूज किया। आप शरबत बना रहे हो, अपने काफी सारी चीजें बना ली तो कॉन्फ्लिक्ट किया। बात समझ आ गई? ओके, यहीं से इसके सिनोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स में बात कर लें तो एक तो हो गया आपका कंबाइन, कंबाइन के बाद हो गया आपका अमलगमेट, या फिर आप कह दो इसको मिक्स। देखो भाई ध्यान से समझना इस बात को,
जब मैंने बात करी कंबाइन की, कंबाइन को कहाँ यूज कर सकते हैं? देखो जैसे मान लो आप एक बुक लिख रहे हो, तो बुक में आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज लिख ली, तो उसको हम लोग कंबाइन बोलते हैं। पेजेस एक साथ लिए, जैसे मान लो ये है, तो मैंने इसमें काफी सारे पेज कंबाइन कर दिए। ओके, फिर हमारा अमेलगमेट, बेसिकली इसको यूज किया जाता है मिक्सचर बनाने में। आपने केमिस्ट्री में ये वर्ड सुना होगा, अमेलगमेट कर देना, मिला देना, मिलावट करना, इसमें यूज करते हैं। और मिक्स तो सबको पता है, दैट इज वेरी कॉमन। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है करती है। काफी कुछ सीखा हमने, और देखिए फंक्शनल लेवल पे चीजें सिखा रहा हूँ, जितना बढ़िया सीख सकते हो उतना बढ़िया सीखो, क्योंकि सीखना एक बार है और जिंदगी भर चीजें आपके साथ रहती हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, किसी तरीके की दिक्कत हो, कुछ जानना हो, समझना हो, आप कमेंट सेक्शन हमसे जुड़ सकते हैं। अभी आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।